नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीना जैन और आपका स्वागत है बाउ इंडिया के इस स्पेशल प्रोग्राम में, जिसमें हम महिलाओं की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, उनके कारण जानते हैं और साथ ही साथ उनके निदान के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों, अक्सर महिलाओं में पेशाब लीक होने की समस्या पाई जाती है। कुछ लोगों को जहां कुछ बूंद या फिर कुछ लोगों को सारा ही पेशाब लीक हो जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जो कि महिलाओं की दिनचर्या, निजी जिंदगी और यहाँ तक कि मानसिक अवस्था पर भी गहरा प्रभाव डालती है। और मुश्किल ये है कि महिलाएं इस समस्या के बारे में खुलकर ना तो परिवार से बात कर पाती हैं और अक्सर डॉक्टर के पास जाने से भी कतराती हैं। आज इसी समस्या को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अचला बत्रा, जो कि सीनियर यूरोगायनोकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर अचला के साथ ही है उनकी टीम, जिसमें है डॉक्टर गीता मेहंदी रत्ता और डॉक्टर करिश्मा थारियानी। स्वागत है आप सभी डॉक्टर्स का, और स्वागत है डॉक्टर अचला आपका भी। आप किस तरह से हमें इस सब को समझाने वाली हैं, आप बताइए। धन्यवाद लीला जी। आई थिंक ये जो आपने आज विषय हमें चुन के दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि आप ये देख रही है, ये एक यंग लेडी है, ये एक थोड़ी ओल्डर लेडी है। दे बोथ सैड बिकॉज दे हैव लीकेज एंड दे डोंट नो वेयर टू गो। आई मीन दे फील अशेम्ड, कि अरे ये यस, क्या मेरे साथ है, मैं कैसे जाऊं, किसके बिल्कुल। पास जाऊं। सब तो यही कहते हैं कि ये होता ही है, इसका हम्म, कुछ नहीं हो सकता, या तो बहुत बड़ा सा ऑपरेशन कराओ, नहीं तो आप इसके साथ ही रहो, ये तो औरतों का होना ही है। तो हम्म, हम आज आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप के लिए इलाज है। आपको ये शर्मिंदगी हर वक्त महसूस करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ दो और यूरो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिनका जो कि दो विषयों को टच करेंगी। जैसे डॉक्टर गीता मेहंदी रत्ता बात करेंगी थोड़ी ओल्डर एज ग्रुप के बारे में, और करिश्मा बात करेगी थोड़ी यंगर एज ग्रुप के बारे में, और एक्सरसाइज भी बताएंगी। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये यूरिन क्यों बनता है, कहाँ से बनता है। ये तो सबको ही पता है कि दो गुर्दे होते हैं, और जी, गुर्दों से ये दो पाइप जा रही हैं, जो कि मूत्राशय या यूरिन की थैली में जाती हैं, और हमारे शरीर का एक्स्ट्रा पानी और हानिकारक पदार्थ सब पानी के साथ एक उसको बोलते हैं ना, फिल्टर या छन्नी की तरह है जी, किडनी, कि हानिकारक पदार्थ निकल जाते हैं पानी के साथ, और वो पानी सब इकट्ठा होता है यूरिनरी ब्लैडर में। जी। फिर क्या होता है कि जब वो ब्लैडर भर जाता है, तो ये हमारे दिमाग में जाता है कि अरे ये तो ब्लैडर भर गया। तो हम्म, फिर आप देख रहे हैं एरो के साथ एक मसल है, वो कंट्रैक्ट करती है। जब वो मसल कंट्रैक्ट करती है, तो एक दरवाजा है जो कि पेशाब की थैली के बाहर लगा हुआ है, वो हम्म, खुल जाता है। जैसे आपका एक दरवाजा एक तरफ को खुलता है, अगर आप जी, एक तरफ से प्रेशर डालते हैं तो दरवाजा खुलता है, ऐसे ही जब जी, ये यूरिनरी ब्लैडर की मसल कंट्रैक्ट करती है, तो वो दरवाजा खुल जाता है। होता क्या है, ये ऐसा नहीं है कि किसी का यूरिन लीक हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास जाए, बोलो गोली दे दो ठीक हो जाएगी, नहीं। ये कई अच्छा, तरह की होती है, और हर का इलाज अलग अलग है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एग्जामिन करेंगी, आपसे पूछेंगी, कुछ हम्म, टेस्ट करेंगी, फिर आपको बताएंगी आपको ये प्रॉब्लम है, और इससे ठीक हो। अब ये देखिए, ये ब्लैडर एक तरफ दिख रहा है, और जी, इसमें थोड़ा सा यूरिन नीचे है। पर क्या हुआ, अचानक से बिना किसी रीजन के जो एरो से आपको ब्लू मसल दिख रही है, वो कंट्रैक्ट हो गई। तो जब दरवाजे को धक्का लगा, तो दरवाजा हम्म, खुल गया। अभी पेशाब की थैली भरी भी नहीं थी, और पेशाब निकल गया। इसको हम बोलते हैं अर्जेंसी। इसके लिए ओके, ऐसा होता है कि आपको यूरिन आया, भागना है, आपको तेजी से भागना है, नहीं तो यूरिन निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। दूसरा है कि आपका थैली में थोड़ा बहुत यूरिन पड़ा है। नॉर्मली जब यूरिन पूरा नहीं भरा होता, 500-600, आधा लीटर या उससे थोड़ा ऊपर, तो सब बंद रहता है। आप हम्म, हंस के देखिए, आपको लगेगा आपकी आपके पेट के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। तो जब पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो दरवाजे पे भी प्रेशर लगता है, दरवाजा बंद ही रहता है। पर हम्म, कई बार ऐसा होता है कि वो दरवाजा लटक जाता है, वो कमजोर हो जाता है। तो जब पेट में प्रेशर पड़ता है, तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, क्योंकि दरवाजा लटक गया, पेट के अंदर नहीं रहा है,
तो आप जब खांसते या हंसते हैं तो आपके पेट का प्रेशर बढ़ता है, पर दरवाजा क्योंकि अपनी जगह से चला गया है तो पेट का प्रेशर उस पर नहीं जाता, तो जो आपके खांसने हंसने का प्रेशर है वो दरवाजे को नहीं मिलता है, तो दरवाजा खुल जाता है जब भी आप खांसते हंसते हैं। तो उसके साथ क्या होता है, ये सब चीजें जैसे कि किसी ने खांसा, किसी ने हंसा, कुछ खेलने लगे, बच्चे को उठाया तो थोड़ा यूरिन निकल जाता है, इसमें थोड़ा यूरिन निकलता है। फिर एक और सिचुएशन है कि थैली में यूरिन भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है। क्यों भरता जा रहा है? या तो कुछ रुकावट है, और जब इतना ज्यादा भर गया कि उसने रुकावट के बावजूद दरवाजे के आगे आप एक स्टूल रख दो तो आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है खोलने के लिए। वो इतना भर जाता है कि वो प्रेशर से खुल जाता है, और ऐसे जैसे सिचुएशन हुई कि भर गया और फिर खुल गया, बिकॉज रुकावट थी, पर फिर भी इतना भर गया कि रुकावट को भी धक्का मारती। दूसरा होता है डायबिटीज वगैरह में आपको पता ही नहीं चलता कि ब्लैडर भर रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जब पेशाब भरता है, जब आधा लीटर है उससे थोड़ा ज्यादा भर जाए तो दिमाग को जाता है कि भर गया है, पर क्योंकि डायबिटीज है इसलिए आपके कोई दिमाग को जा ही नहीं रहा, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। जब वो ज्यादा भर गया तो उसके बाद प्रेशर लगा के वो दरवाजे को खोल देगा। फिर होते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या करते हैं, ये जो ब्लू वाली मसल्स मैंने आपको दिखाई थी उसको इरिटेट कर देते हैं, तो थोड़ा सा यूरिन भरता है, तो ये जो इन्फेक्शन के कीटाणु होते हैं वो मसल को इरिटेट कर देते हैं, वो जोर से कंट्रैक्ट करती है, तो जो दरवाजा हमारे यूरिन के थैली को रोक रहा है वो खुल जाता है, क्योंकि कंट्रैक्शन हुई तो आपको यूरिन निकल जाता है। तो ये सब अलग अलग कारण हैं जिनके अलग अलग तरीके से आप इलाज कर सकते हैं। तो अब ये जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी उम्र की औरतों को भी हो सकता है क्योंकि उम्र का तकाजा है, कुछ मसल्स वीक हो रही है, या छोटी उम्र को भी औरत हो सकता है क्योंकि डिलीवरी के बाद या किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप मेनोपॉज के पास पहुंच रही हैं, उसके आसपास है, ये अगर हम अब आज पूछने लगे तो 100 में से 30 से 40% औरतों को ये प्रॉब्लम होगी, किसी को थोड़ी, किसी को ज्यादा, पर कोई जाता नहीं डॉक्टर के पास शर्म के मारे। तो मैं डॉक्टर गीता मेहंदी रता, जो कि हमारी दिल्ली की सब गायनेकोलॉजिस्ट की हमारी एक कमेटी है, यूरोगाइनी कमेटी, ये उसकी प्रधाना है, तो इनका बहुत एक्सपीरियंस है यूरो गायनेकोलॉजी में। तो गीता जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप जो यूरिन की लीकेज पेरीमेनोपॉजल थोड़ी 40-50 साल की उम्र की औरतों को होती है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। स्वागत है गीता जी आपका। थैंक यू लीना एंड थैंक यू अचला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे डॉक्टर अचला ने बताया हमें, तो मैं भी अपना जरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल ठीक बोला डॉक्टर अचला ने कि ये एक ऐसी है शर्मिंदगी जैसी बात लोगों के लिए हो जाती है, लेडीज के लिए। पर ये मैं बताना चाहती हूँ इस लेक्चर में, एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं ये शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। नंबर 1, ये बहुत कॉमन चीज है। नंबर 2, और इसका बहुत सहज रूप इलाज कर सकते हैं। तो मेरी स्लाइड्स दिख रही है लीना जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। तो हाँ जी, तो जैसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बहुत अच्छे, आई थिंक अचला जी से ज्यादा अच्छा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है हिंदी में, बहुत अच्छा, कि कोई भी प्रॉब्लम जो है, कोई भी लीकेज, पेशाब का नीचे निकल जाना एक प्रॉब्लमेटिक चीज होती है सब औरतों के लिए। और डिफरेंट प्रकार की लीक्स होती हैं, जैसे स्ट्रेस जो डॉक्टर अचला जी ने बताया कि खांसने पे पेशाब निकल जाना, हंसने पे पेशाब निकल जाना, जब पेशाब के ऊपर प्रेशर पड़ता है। एक होता है अर्ज, कि आपका पेशाबदानी ज्यादा नहीं भरी हुई, बट बिकॉज ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन जो नीले उन्होंने मसल्स दिखाए वो अचानक ही कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो मैं बताऊंगी क्यों कॉन्ट्रैक्ट करता है जी। एक होता है मिक्स्ड, मोस्टली हमने देखा है, हमने स्टडी भी करी थी गंगाराम में, हमने पाया था कि 42% लेडीज को मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस थी, माने स्ट्रेस भी है, अर्ज भी, खांसते पे भी लीक होता है और कभी अनायास भी उनका पेशाब लीक हो जाता है। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जैसे मोस्टली डायबिटिक्स या न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर्स में होता है, जिनकी नसें काम नहीं करती, ब्रेन को पता ही नहीं चलता कि पेशाब इतना भरा हुआ है कि मैं टॉयलेट जाऊं, वो पेशाब फिर इतना भर जाता है कि एक बूंद बूंद करके निकल जाता है। एक और भी होती है टोटल इनकॉन्टिनेंस जिसको कहते हैं,
जिसमें हम पूरा ही पेशाब खाली होता है, जैसे छोटे बच्चों के में होता है कि बिल्कुल ही पेशाब निकल जैसे करता है निकल जाता है। और एक होती है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, ये हमारी एज ग्रुप में जो 80-90 इयर्स में ऑटोमेटिक सा ब्लैडर हो जाता है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस तो बहुत कॉमन चीज है हमारे यहाँ। जैसे डॉक्टर अचला जी ने भी बताया कि स्फिंक्टर का कंट्रोल नहीं होता, जो प्रेशर ऊपर पेशाबदानी पे पड़ता है तो वो दरवाजा के ऊपर भी प्रेशर पड़ना चाहिए। पर कुछ केसेस में जैसे डिलीवरीज के बाद या बहुत बड़े बड़े बच्चे पैदा हुए किसी लेडी के, या उसका बहुत देर दर्दे रही, तो नीचे की मांसपेशियां वीक हो जाती है। वो जो दरवाजा डॉक्टर अचला जी ने बताया वो वीक हो जाता है, तो वो जो प्रेशर ऊपर पड़ता है वो प्रेशर नीचे नहीं ट्रांसमिट होता है, तो वो दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही आपका प्रेशर ब्लैडर पे मिलता है तो सारी पेशाब नीचे से निकल जाती है। सो एज यू कैन सी नीचे जो एरो है वो कंट्रैक्शन नहीं बन रही है, तो पेशाब लीक हो रहा है। लेफ्ट में जो पिक्चर है, तो कॉम्पिटेंट स्फिंक्टर होता है, जो दरवाजा कॉम्पिटेंट होता है वो एकदम बंद हो जाता है, तो आप देख रहे हैं कि पेशाब अंदर का अंदर है। पर स्ट्रेस में यही होता है, खांसने पे वो जो दरवाजा लीक अलाउ कर देता है, दरवाजा पूरा बंद नहीं होता, बिकॉज वो दरवाजे के हिंजेस कह लीजिए या दरवाजे की जो लकड़ी है वो वीक हो गई है मल्टीपल चाइल्ड बर्थ से, या कह रहे हैं कि बड़े बड़े मोटे बच्चे पैदा किए, वो टीयर हो जाते हैं वो जो दरवाजे के हिंजेस आप कह लीजिए जी। अर्ज इनकॉन्टिनेंस जैसे बताया कि आपको लगा है कि पेशाब आया है और सडनली उसके बाद आपके पास यूरिन लीक हो जाता है। अब ये हमने बड़ा कॉमन देखा है एल्डर एज ग्रुप में। और इसमें क्या होता है, जैसे कभी कभी नलका चल रहा है या हाथ को ठंडे पानी में भिगो दिया, एकदम पेशाब निकल गया, या एकदम घर से बाहर निकले ठंडी हवा मुंह पे लगी पेशाब निकल गया। इट इज लाइक अ की इन द डोर। Any touch of running water, cold, it is like a key में घुमाया और दरवाजा खुल गया। It is not कि दरवाजा वीक है या hinges वीक है। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि काफी अमाउंट ऑफ यूरिन लोगों का लीक हो जाता है। स्ट्रेस में तो ये होता है थोड़ा बहुत लीक हुआ, किसी का ज्यादा लीक हुआ, बट इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन लेडी का लीक हो जाता है। जैसे ठंडे पानी में हाथ डाला या टॉयलेट से, जैसे एल्डरली लेडीज में पाया गया है वीक ब्लैडर मसल होती है, तो जब तक वो नाड़ा खोलती है, नाड़ा खोलते खोलते उनका निकल जाता है, या उन्हें आवाज सुनी पानी की या गिरती बारिश की तो उनका पेशाब लीक हो जाता है। तो इसमें आप देखेंगे बीच वाला जो ड्राइंग है वो दिखा रहा है अर्ज। ये क्यों होता है कि ब्लैडर जो मसल है, बिफोर पेशेंट इज रेडी टू वॉइड, बिफोर इट इज अप्रोप्रिएट प्लेस, शी इज इन द टॉयलेट, वो लीक हो जाता है। जो कि राइट वाले ड्राइंग में दिखाया कि प्रेशर आया तो दरवाजा खुला। इसमें क्या हुआ कि देयर इज अ ब्लैडर मसल प्रॉब्लम। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में होता है जो दरवाजे के कंट्रोलर्स है या गार्ड्स है वो वीक होते हैं। इसमें दरवाजा ठीक होता है बट मसल वॉल स्ट्रॉन्ग अनइनिबिटेड वे में, या कहना चाहिए बिना किसी के परमिशन के कॉन्ट्रैक्ट करती है। और काफी लेडीज में ये दोनों प्रॉब्लम होती है, बच्चे भी बड़े बड़े पैदा करे, बहुत देर लेबर्स भी रही और फिर बाद में यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया या स्टोन्स हो गए। तो दोनों प्रकार के मिक्स हमने देखे हैं। लेडीज की हिस्ट्री लेते हैं तो दोनों मिक्स हिस्ट्रियां कई लेडीज हमें देती है जी। अब जो मिक्स्ड में है ये काफी कॉमन होता है एल्डरली एज ग्रुप में, 40-50 प्लस एज ग्रुप में। इसमें मिक्सचर होता है, ब्लैडर ओवर एक्टिव होता है और यूरेथ्रा या कि दरवाजा अंडर एक्टिव होता है। एंड ये हमने पाया कि अगर हम थोड़ा सा अर्ज इनकॉन्टिनेंस की भी ट्रीटमेंट दे दे तो उनका लीकेज काफी हद तक बंद हो जाता है और हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस जैसे मैंने बताया कि ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है ब्लैडर की, और डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। और इसमें हम एक चीज होती है जिसको कहते हैं रेजिडुअल यूरिन। ये हमारे यूरोगायनेकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेस्ट हम मानते हैं कि एक बार जब औरत पेशाब कर लेती है तो उसके पीछे कितना पेशाब रह जाता है। बिकॉज रेजिडुअल यूरिन ज्यादा होने से उस औरत को इन्फेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं। उस औरत का ब्लैडर कॉन्स्टेंटली डिस्टेंडेड की वजह से असेंडिंग इन्फेक्शन, मतलब किडनी की तरफ, जैसे डॉक्टर अचला ने ड्राइंग में दिखाया था किडनी से जो यूरिन बन रहा है, रिवर्स में भी रिफ्लक्स हो सकता है। फिर अब SUI जो कि खांसने पे पेशाब निकलता है, मैंने बताया एनाटॉमिकल फैक्टर्स होते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए।
ऑल्सो हमने देखा प्रीवियस को पेल्विक सर्जरी हुई हो तो कुछ जो नसें कट गई, जैसे कैंसर की सर्जरी हुई, उसकी वजह से भी हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, कंस्टिपेशन जो कब्जियत रहती है कई लोगों को जी उनकी उसकी वजह से भी, और जो एजिंग और ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो ओवरीज में बनता है, जी ओवरीज जब मेनोपॉज में आके ओवरीज का फंक्शन खत्म हो जाता है, तो इस वजह से जो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है उस वजह से भी पेल्विक फ्लोर मसल, ये जो दरवाजा है ये वीक हो जाता है। मतलब कई बार हमने देखा लेडीज जिसकी शादी नहीं हुई, मैरिज नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, फिर भी उनको एसयूआई होता है, जैसे वो 60, 70, 80 की हो जाती है। दैट इज बिकॉज ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से पेल्विक फ्लोर जो मसल है, जो मांसपेशियां है वो वीक हो जाती है, यूरेथ्रा में जो कोलेजन होता है, जो सीमेंट होता है समझो, वो वीक हो जाता है, तो इस वजह से भी उनका लीकेज ड्यू टू स्ट्रेस हो जाता है। अब डायग्नोसिस जो हम डॉक्टर लोग करते हैं बड़ा सिंपल होता है, हिस्ट्री देखते हैं, पेशेंट का मुआयना करते हैं, उसका प्राइवेट पार्ट्स देखते हैं, उसको खांस के देखते हैं, उसको खड़ा करके, बिठा के, लेट के, तीनों पोजीशंस में हम एग्जामिन करते हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि किसी औरत का जैसे शरीर नीचे आ रहा है, वो भी देख लेते हैं उस वजह से। फिर फोकस्ड एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं जिसमें हम उनके रिफ्लेक्सेस देखते हैं, फेदर से टच करके सेंसेशंस हैं कि नहीं देखते हैं, मांसपेशी की स्ट्रेंथ देखते हैं, फिर पोस्ट वॉइड रेजिडुअल जो पेशाब करने के बाद जो पीछे बकाया पेशाब रह गया वो देखते हैं, और यूरिन टेस्ट जरूर करते हैं क्योंकि कई बार यूरिन इन्फेक्शन में भी ये सब लीकेज हो जाती है लेडी को, और यूरिन इन्फेक्शन ठीक करते ही लेडी ठीक हो जाती है। और लास्ट में यूरोडायनामिक टेस्टिंग है, ये थोड़ा हाई फर्दर टेस्ट है जो कि जस्ट टू मेंशन मैंने लिस्ट में डाला है कि हम ये सब काम करते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज मैं बताना चाहती हूँ वो है इनके इलाज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये कोई चीज लाइलाज नहीं है, आप डॉक्टर से संपर्क करिए और जरूर आपको कोई ना कोई हम लोग मदद जितनी हमसे हो पाएगी जरूर करेंगे। तो पहले तो है ड्रग्स, कुछ है, दवाइयां हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वेट लॉस है, कीगल एक्सरसाइज है, और फाइनली इसका इलाज सर्जरी से भी होता है। सो दवाइयां जो हैं, काफी दवाइयां हैं इसके लिए, स्टडी करी गई हैं, डुलोक्सिटीन है, पर दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म यूज एक्चुअली। तो हम क्या स्ट्रेस करते हैं इनमें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्मोकिंग बंद करें, वेट लॉस करें, बिकॉज हमने देखा है कि जो भी हैवी वेट लेडीज होती हैं उनको ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, स्मोकर्स को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। Kegel exercise is a very good exercise both for stress as well as for urge incontinence because इससे हम मांसपेशियां अपनी स्ट्रेंथन करते हैं, नीचे की मांसपेशियां। और लास्ट इलाज हमारे पास है सर्जरी, जिसमें हम एक तरह का जाल या मेश लगाते हैं, या नीचे से लगा देते हैं या पेट से लगा देते हैं, जिससे कि वो जो मांसपेशी वीक हो गई है उसको सपोर्ट मिले। तो और पुराने जमाने में तो पैरावेजाइनल रिपेयर, कोलेजन इंजेक्शन भी करते थे, नीडल यूरेथ्रोप्लेक्सी, दिस इज जस्ट टू एन्यूमरेट द वेरियस सर्जिकल थेरेपीज। बट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जो बताया मैंने कि पेशाब खांसने पे नहीं निकलता, बट जस्ट आपकी परमिशन के बिना अचानक एक ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? सडनली एक ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, लीक हो जाता है, बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। आप कहीं बाहर गई हैं, काम कर रही हैं और टॉयलेट नजदीक नहीं है और सडनली लीक हो गया। सो इसमें पेशेंट को बार बार देखना पड़ता है। कहीं किसी के घर जाती हैं तो देखती हैं कि जी पहले टॉयलेट किधर है, कि भाई आया तो मैं तुरंत चले जाऊं, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। जी रात को भी इनका नींद खराब हो जाती है, रात को भी जागना पड़ता है इनको। और 20% लेडीज को जो 65 इयर्स एंड अबव हैं उनको ये प्रॉब्लम है, 20%। और जैसे से उम्र बढ़ती है 80, 70, 80, तो ये परसेंटेज भर के 30 से 35% हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है, ये एक प्रॉब्लम है, प्लस लेडीज डिप्रेस भी हो जाती है। इससे बड़ा डिप्रेशन, और जैसे डॉक्टर अचला ने फर्स्ट डायग्राम दिखाया था, एक लेडी बड़ी डिप्रेस्ड सी पड़ी है। ऑल्सो दे हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स बिकॉज ये लोग भागते हैं पेशाब जाने के लिए, बैलेंस नहीं है, हड्डियां वीक हैं और गिर भी जाते हैं। सो दे एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी थी जिसमें कहा कि जिन लेडीज को ये प्रॉब्लम है उनके फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, एंड कुल मिला के इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी
पुअर हो जाती है. सो अब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो अर्ज करती है. सबसे पहले जैसे मैंने बताया, ऑलवेज रूल आउट यूटीआई. ब्लैडर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसमें लेडीज को एकदम भागना पड़ता है. जैसे आप देख रहे हैं वो लेडी बिल्कुल पकड़ के भाग रही है टॉयलेट की ओर कि वो निकल ना जाए, एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, सब लोग शर्मा शर्मी ना हो जाए. फिर स्टोन्स की वजह से भी ये हो जाता है, ब्लैडर कैंसर की वजह से भी, कोई भी इन्फ्लेमेशन, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, इन सब चीजों से ब्लैडर समझो नाराज हो जाता है और अपनी मनमानी करके वो कंट्रैक्ट करता रहता है और लीक कर जाता है. फिर एक और इम्पोर्टेंट ग्रुप है न्यूरोलॉजिकल इंजरी. जैसे कई बार स्पाइनल कॉर्ड टूट गई किसी की, तो पूरा वो जो नर्व का रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो खत्म हो जाता है, पेशाब भरता रहता है और कंट्रैक्ट होता रहता है. इससे भी हो जाता है. पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, एंड आजकल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80-90 साल की है, तो पार्किंसंस, अल्जाइमर्स बहुत हम आजकल ओपीडी में देख रहे हैं. बट काफी कॉजेस हमें नहीं मिलते हैं. दैट इज इडियोपैथिक. इडियोपैथिक मतलब हमें नहीं पता, ना ब्लैडर इन्फेक्शन है, ना स्टोन है, इंजरी, बट ये मोस्टली उन लेडीज में देखा गया है जो काफी स्ट्रेस्ड और नर्वस पर्सनैलिटीज होती हैं. सो प्लस चाय कॉफी बहुत पीती हैं. सो अर्ज इनकॉन्टिनेंस जरूरी नहीं कि आपका निकल रहा है तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है, स्टोन है. ये यू कैन से पर्सनैलिटी प्रॉब्लम भी होती है. और दूसरा हमने देखा चाय कॉफी में भी जो लोग इरिटेंट्स लेते हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है. अब डायग्नोस कैसे करें? एग्जामिनेशन मोस्टली इन लेडीज का नॉर्मल होता है, अनलेस कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज हो, तो न्यूरोलॉजिकल केसेस को हम स्पेशल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. फिर यूरिन टेस्ट हम जरूर करते हैं ऐसे लेडीज में कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना है. फिर हम ये भी देखते हैं उनको खड़ा करके, लिटा के, बिठा के, खांसने पे देखते हैं पेशाब है कि नहीं निकल रहा, क्योंकि एज आई सेड अर्ज और स्ट्रेस कई बार भाई बहन की तरह दोनों चीजें मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस भी होती है. तीसरा फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जैसे मैंने बताया, रेजिडुअल यूरिन देखने के लिए. और अगर हम स्टोन सस्पेक्ट कर रहे हैं या कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो सिस्टोस्कोपी एक होती है, टेलीस्कोप, जो पेशाब के रास्ते ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं और उसमें हम देखते हैं. और यूरोडायनामिक स्टडीज हायर टेस्ट हैं जो कि हम देखते हैं पेशेंट को एक कमोड पे बिठा के पेशाब करवाते हैं, पेशाब की धार को हम कंप्यूटर के रूप में देखते हैं. और उसी का ही भाग है कि हम लिटा के पेशाब भरते हैं स्लो स्पीड पे और देखते हैं कि ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं. बट ये अगर हमें डाउट है डायग्नोसिस का, तभी हम यूरोडायनामिक्स और ईएमजी भी करते हैं कि मांसपेशियों की एक्टिविटी, ये भी हम कभी कभी डायग्नोसिस के लिए करते हैं. अब आ जाइए जी, हम इनका ट्रीट कैसे करें अर्ज इनकॉन्टिनेंस को. तो फार्माकोथेरेपी तो है ही हमारे हाथ में, बड़ा हथियार इसके अर्ज में. स्ट्रेस में फार्माकोथेरेपी इतना बड़ा हथियार नहीं है हमारे लोगों के हाथ में जितना अर्ज के लिए फार्माकोथेरेपी. दवाइयों से हम इनको काफी हद तक ट्रीट कर लेते हैं. बट एज आई सेड, यूटीआई जरूर ट्रीट करें. कई बार यूटीआई ट्रीट करने से अर्जेंसी चली जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है. दूसरा एस्पेक्ट हो गया हमारा ब्लैडर रीट्रेनिंग. ये 1 by 1 मैं सारे बताऊंगी. कीगल एक्सरसाइजेस, डाइट, फिर फाइनली सब हार मार गए तो सर्जरी और न्यूअर ऑप्शंस क्या है आजकल हमारे पास. तो फार्माकोथेरेपी इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. सो यू कैन यूज ड्रग्स अलोन और इन कॉम्बिनेशंस. और ये वेरियस प्रकार के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं. ये जब लेडीज जाती हैं अपने डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर उनकी पूरी हिस्ट्री लेके अपने हिसाब से जो अप्रोप्रिएट होता है ये दवाइयाँ देती हैं, बेसिकली ब्लैडर को रिलैक्स करने के लिए. इनमें कुछ के साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं. मेजरली यही साइड इफेक्ट है, मुंह सूखना, कंस्टिपेशन हो जाना, इरिटेशन, और कुछ ग्लोकोमा जैसी बीमारियों में हम ये दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं. तो वो डॉक्टर आपकी पूरे हिस्ट्री लेगा, आप अप्रोप्रिएट होंगे, आप फिट होंगे, तभी आपको वो दवाई देगा. और वो उस हिसाब से उसमें भी काफी हद तक हम आराम देते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी. पर हम ज्यादा देर नहीं देते क्योंकि इनके दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं. बट इससे ज्यादा मैं जो स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि ब्लैडर रीट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये हम आम औरत आराम से कर सकती है, जिसको भी ऐसे लीक हो रहा है, जो अर्ज वाला है, नॉट स्ट्रेस. जो खांसने पे लीक हो रहा है उसमें नहीं, बट ये वाला कि आप कॉन्शियसली अपनी यूरिनेशन को डिले करिए. शुरू में सपोजिंग आप फ्रीक्वेंसी आपको हर 1-1 घंटे में जाते थे, आप कोशिश करिए आप 1.5 घंटे में जाओ.
लीक होने दो, हो रही है होने दो, पर फिर भी आप अपने आप को 1.5 घंटा, फिर नेक्स्ट टाइम 2 घंटे में जाइए, फिर 3 घंटे में जाइए। तो जैसे आपका स्किल बढ़ेगा वेट करने का, तो इंटरवल आधा घंटा वेट करिए टिल कि आप 4 घंटे ड्राई रहते हैं, और 4 घंटे बाद ही, मतलब एक तरह से एक छोटे बच्चे को हमने ट्रेन कर दिया है कि भाई आप होल्ड करो ब्लैडर जी। एक जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसका पेशाब भरता है और एकदम निकल जाता है, फिर हम उसको बोलते हैं नहीं बेटा होल्ड करना, तो वो ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ती है और वो धीरे धीरे चाइल्ड से एडल्ट पैटर्न में आ जाता है। तो सिमिलरली इसी प्रकार इन लेडीज को भी हम ब्लैडर रीट्रेनिंग करते हैं कि आधा घंटा आप वेट करें, आधा घंटा टिल आप 4 घंटा, सो दैट आपके दिन में 6-7 बार आपके टॉयलेट के विजिट्स हो जाते हैं। नहीं तो कुछ लेडीज का इतना लीक होता है कि उनको दिन में 3-4 बार कपड़े भी बदलने पड़ते हैं, डायपर्स पहनने पड़ते हैं। इनफैक्ट यूएस में एक स्टडी थी जिसमें आई थिंक $3.5 मिलियन की तो उनकी बिक्री डायपर्स की ऐसे लोगों के लिए है जो कि यूरिन लीकेज से सफर कर रहे हैं। दे वेयर डायपर्स सो दैट व्हेन दे गो शॉपिंग दे हैव टू वेयर डायपर्स। अब कीगल एक्सरसाइजेस हम विदाउट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ही पहले बात करते हैं, और दूसरा हम बायो फीडबैक के साथ बात करेंगे। आई थिंक डॉक्टर करिश्मा भी शायद डिस्कस करेंगी इसको अच्छे से, बट मोटी बात जो मैं बोल रही हूँ कि इट इज यूज्ड मेनली फॉर एसयूआई। जैसे वो जो दरवाजा वीक था उसको स्ट्रॉन्ग करना है, मांसपेशियां जो गार्ड बनी हुई थी हमारे पेशाब की थैली के आगे, गार्ड वो वीक हो गया है, तो उस गार्ड को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। माइंड यू अर्ज में इतना रोल नहीं है कीगल का, क्योंकि अर्ज में प्रॉब्लम है ब्लैडर वीक है, ब्लैडर का गार्ड वीक नहीं है। कीगल एक्सरसाइज गार्ड को स्ट्रॉन्ग करता है जी। तो गार्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? वीक गार्ड है, आपके बाइसेप्स वीक है, आप क्या करेंगे? वेट लिफ्टिंग करेंगे। सिमिलरली हम इसमें क्या करते हैं, जो पेल्विक फ्लोर मसल को सबसे पहला स्टेप है, हम पेशेंट को सिखाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सी मसल है जो वीक है जिसको आपने स्ट्रेंथन करना है। तो वो पेशेंट को, हाँ, ये हम या तो फिजियोथेरेपिस्ट या मैं अपनी क्लिनिक में फिंगर रख के वेजाइना में आई टीच द पेशेंट, उसको मैं बोलती हूँ कॉन्ट्रैक्ट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो वल्सल्वा करते हैं, बाहर धक्का दे देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यू हैव टू टीच देम कि लुक यू डोंट हैव टू पुश माय फिंगर आउट, आपको फिंगर को कॉन्ट्रैक्ट, फिंगर के आसपास की जो मांसपेशी को कॉन्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले तो उसको हम आइडेंटिफाई कराते हैं कि ये मसल है विच सराउंड्स द इंट्रोइटस, जो हमारी सुपरफिशियल और डीप ट्रांसवर्स स्फेरेनाई, लेवेटर एनाई। फिर जो उसको बोलते हैं कि जो पॉटी होल के सराउंडिंग मसल है, सर्कुलर मसल, और जो लेवेटर एनाई है, उसको आइडेंटिफाई कराते हैं। फिर उसको बोलते हैं आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करो और होल्ड करो। फिर हम उसको बोलते हैं 10 तक काउंट करो होल्ड करके, फिर 10 सेकेंड रिलैक्स, फिर 10 सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट, 10 सेकेंड। यू हैव टू, वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको रिलैक्स जरूर करना, नहीं तो मसल टायर आउट हो जाती है। सो कॉन्ट्रैक्ट करें 10 सेकेंड तक या काउंट टिल 10 तक, फिर रिलैक्स करें काउंट टिल 10 तक। तो ऐसे आप 10 बार सुबह कर लीजिए, 10 बार दोपहर को, 10 बार शाम को, लगभग 24, 25, 30 कॉन्ट्रैक्शंस पर डे हम 6 हफ्ते बताते हैं जी। मेन चीज इसमें ये है कि आइडेंटिफाई द मसल। अब एक इससे हायर एक हमारे पास मशीन है जो बायो फीडबैक है, उससे काफी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट ठीक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि नहीं, प्लस एक फीडबैक, उसको एक मशीन पे एक नीडल हिलती दिखती है, वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है ठीक वाली मसल तो नीडल हिलेगी, और ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो नीडल और हिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड बायो फीडबैक। तो दिस इज ऑल्सो, बट इसमें काफी टाइम चाहिए डॉक्टर्स को स्पेंड करने के लिए, एक्सपेंसिव मशीन है जो कि आपको हम ये भी यूज करते हैं। इसमें वेजाइना में थोड़ा इन्वेजिव है, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और उससे मसल को स्टिमुलेट करते हैं। बट अगर आप सिंपल अपने क्लिनिक में भी पेशेंट को सिखा सकते हैं, थोड़ा 5 मिनट लगते हैं, तो ये बहुत 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 अच्छी एक्सरसाइज है। और पेशेंट को धीरे धीरे इंक्रीज करने को बोलते हैं, सेट से इंक्रीज करें। तो एज आई सेड, ये आप देख रहे हैं नीचे ब्लैडर, वेजाइना, तो कॉन्ट्रैक्ट करें। और इसमें तो आप नेक्स्ट स्टेप है कि आप लिफ्ट भी करा सकते हैं पेशेंट को, बट पहले हम यही बताते हैं बैठ के करें या लेट के करें। फिर नेक्स्ट स्टेप है ये,
इसको आप बॉटम भी लिफ्ट अप एक ब्रिज की तरह बनाइए, इससे भी मसल्स आपकी स्ट्रांग होंगी। तीसरा कंपोनेंट है डाइट का। इसमें हमने देखा है कई लोग जो बहुत चाय, कॉफी, मिर्च वाला खाना खाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल, उनको अर्ज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो उनको हम ये बोल सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि ये आप एलिमिनेट कर दीजिए या कम कर दीजिए। एंड काफी सारा, जैसे कई लोग 3-4 गिलास पानी इकट्ठे पी लेते हैं, वो ना करें। आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। आपने जितना भी पानी पीना है, ये नहीं कि सुबह उठते ही हमें 5 गिलास पानी पीना है, ऐसे नहीं करना है। तो 8 ounces पर ड्रिंक, दैट इज अबाउट 250 ml पर ड्रिंक से पर विजिट में 1 गिलास पानी पर विजिट आप पी सकते हैं। और उसको अगर 4 गिलास, ये नहीं 4 गिलास इकट्ठे पी, उससे आपकी अर्ज इनकॉन्टिनेंस बढ़ेगी। मतलब ये उन लोगों के लिए जिनको प्रॉब्लम है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने बताया, ठंडे पानी में हाथ डाल के या नलके की आवाज सुन के इनका हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि ऐसी एक्टिविटीज अवॉइड करें, जैसे कई लोग बबल बाथ्स में या कॉस्टिक सोप्स लगाते हैं वल्वा पे, वो अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी आपकी अर्ज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पहले 5वीं बात ये है कि कई लेडीज 650-60 ब्लड प्रेशर के होते हैं मरीज, वो डायूरेटिक्स जो खाते हैं जिससे पेशाब ज्यादा आता है, उनको बोल सकते हैं कि जी आप ये मॉर्निंग में ले लीजिए, क्योंकि रात को लेंगे तो फिर सारी रात आपको यूरिन आता रहेगा। तो ये छोटा सा फिर चेंज कर सकते हैं। और ब्लैडर ट्रेनिंग तो जैसे मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, आधा घंटा बढ़ाइए, आधा घंटा आप होल्ड एक्स्ट्रा करिए, 1.5 घंटा होल्ड करिए, फिर 2 घंटे होल्ड करिए, फिर 2.5 घंटे होल्ड करिए, सो दैट आपको बढ़ जाता है। अब ये सब दवाइयों से, इन सब से भी चीजें नहीं हुई, पेशेंट बहुत लाइलाज है, लामरीज है, तो फिर हमारे पास और बहुत सारे इलाज है। बोटॉक्स इंजेक्शन है, इससे नर्व डीनर्वेट हो जाती है ब्लैडर में। और दूसरा है इंटरस्टिम नाम की एक डिवाइस आया है जो बटक में लगा देते हैं, आईवी सेडेशन और लोकल में। तो इससे क्या होता है कि काफी 70% लोगों के इम्प्रूवमेंट हो जाती है। और ये रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं जो बिल्कुल लाइलाज होते हैं, उनके लिए हम सेक्रेल नर्व स्टिमुलेशन करते हैं जिससे कि ब्लैडर रिलैक्स रहे। और सर्जरी जो है हमारा एक, ऐसे मैंने बताया, लास्ट रिजॉर्ट होता है, बिकॉज एक बहुत ही रेयर सर्जरी है। ऑगमेंटेशन, एंट्रोप्लास्टी, सिस्टोप्लास्टी कर सकते हैं जिसके ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन नॉर्मली ये ब्लैडर बहुत छोटे और श्रिंकन हो जाते हैं एंड लॉन्ग टर्म क्लासिफिकेशन वो भी प्रॉब्लम होती है। और अब तो आजकल हमारे पास फ्यूचर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स और बहुत सारे आ गए हैं, डेवलप हो रहे हैं। इसमें लाइपोसोम्स हम यूज कर रहे हैं, बायोएडिजिव माइक्रोस्फीयर्स कर रहे हैं जो एपिथेलियम ब्लैडर में डाल देते हैं, नैनो पार्टिकल्स। तो बहुत सारी चीजें ऑन द होराइजन है, बट दे आर ऑल शॉर्ट टर्म यूजेस। सो मैं अब यही खत्म करती हूँ अपना लेक्चर। डॉक्टर अचला, डॉक्टर लीना, तो कोई क्वेश्चंस है तो मैं जरूर अभी आंसर कर सकती हूँ। नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और क्या आपका दरवाजा वीक है या दरवाजे के हिंजेस वीक हैं, और इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। आपने कुछ दवाइयां भी बताई, लेकिन हमारा सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। इनमें से कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना ले। आप डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं और पता करें कि वजह क्या है आपके पेशाब लीक होने की, और उसके बाद ही दवाई लें। तो डॉक्टर अचला, अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं? डॉक्टर अचला, आप अनम्यूट करिए। तो डॉक्टर गीता ने बहुत अच्छे से बता दिया कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और हर एक रीज़न का अलग इलाज है। और सबसे ज़रूरी बात है, सबसे पहले हम कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको ही एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, टी कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पिएंगे, एसिडिक ड्रिंक्स नहीं पिएंगे। और हम ये भी कहते हैं मरीजों को कि आप एक रिकॉर्ड रख के देखो, एक कागज़ पे, जिसको हम ब्लैडर डायरी बोलते हैं,
और कई बार ऐसे देखा गया है कि मरीज कहता है सुबह निकल गया, रात को निकल गया, और आप उनकी ब्लैडर डायरी जिसमें हम हर घंटे का हिसाब रखते हैं, कब उन्होंने कुछ पिया, कब पेशाब निकला, तो ये पता चलता है सुबह उठ के 6 गिलास पानी पिया, वो रामदेव ने कहा था, तो उसके बाद फिर 7वें घंटे में पेशाब निकल गया। या कभी रात को दवाइयाँ खानी है तो एक एक करके खाई, हर दवाई के साथ 1 गिलास। तो एक ब्लैडर डायरी का रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार सिर्फ उस ब्लैडर डायरी से ही हम पता लगा लेते हैं कि ये रीज़न है, और अगर उसको ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने लिक्विड की इनटेक को, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होएगी। और एक्सरसाइजेस तो मुझे तो लगता है कि जैसे कोई भी लड़की बड़ी हो रही है, हमें उनको तभी से सिखा देने चाहिए, क्योंकि जब हम लेट एज में प्रॉब्लम के बाद सीखते हैं तो इतना अच्छे से नहीं सीख पाते। अगर यंगर एज में हमारा एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हो कि ये एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए जैसे लड़कियां दूसरी एक्सरसाइज करती हैं, तो उनको डिलीवरी के बाद होने वाली इनकॉन्टिनेंस, ओल्ड एज में होने वाली इनकॉन्टिनेंस वो भी नहीं होगी। तो अब डॉक्टर करिश्मा ने ज्वाइन कर लिया है क्या? डॉक्टर करिश्मा? Yes, ma'am. I'm here. Good हाँ evening. हाँ, she is there. अब मैं डॉक्टर करिश्मा से अनुरोध करूंगी कि ये तो डॉक्टर गीता ने बात की कि ओल्डर एज ग्रुप में, पर हमने देखा है डिलीवरी के बाद भी कुछ महीने तक कईयों को इनकॉन्टिनेंस रहती है, यंगर एज में भी होती है। और कीगल एक्सरसाइजेज के बारे में और बायोफीडबैक के बारे में भी आप थोड़ा और डिटेल में बताइए, क्योंकि वो एक हमारा जिसको बोलते हैं स्तंभ है ट्रीटमेंट का, स्पेशली स्ट्रेस के लिए। तो करिश्मा, अब आप बताइए। Thank you, ma'am. और करिश्मा के बारे में ये बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ यूरोगायनिकोलॉजी प्रैक्टिस करती है, और इनके पास कई तरह की मशीनें, अल्ट्रासाउंड्स हैं, जो बायोफीडबैक हैं, जिसके द्वारा इनके पास बहुत मरीज आते हैं जो कि एक्सरसाइज के लिए आते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज अगर ठीक से नहीं की तो फ़ायदे के बजाय नुकसान कर सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो एक्सरसाइज करना शुरू करें, पहली बारी आप ज़रूर सीख के करें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है और आप ऐसे ही पढ़ के गलत एक्सरसाइज कर देंगे तो जो आप ठीक होने के बजाय आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो करिश्मा, ओवर टू यू। Thank you so much, ma'am. Thank you, Dr. Leena. Very good evening to all the audience. मेरे लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अर्चना ने और डॉक्टर गीता ने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एल्डरली यानी ओल्डर एज ग्रुप की महिलाओं में होती है। ये प्रॉब्लम 40 साल की मैराथन रनर में हो सकती है, एक हाउसवाइफ में हो सकती है जो घर रह के काम करती है, एक वर्किंग वुमन में हो सकती है, या एक स्लाइटली ओवरवेट 24-25 साल की लड़की जो जिमिंग करती है उसमें भी हो सकती है। एंड जब मैं प्रॉब्लम कहती हूँ तो मेरा मतलब है कि जितने भी टाइप के इनकॉन्टिनेंस आपने अभी दोनों लेक्चर्स में सुने, डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर गीता, ये सभी इनकॉन्टिनेंस इन हर एज ग्रुप की महिलाओं में हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे बेड वेटिंग होती है, बच्चे काफी देर तक यूरिन होल्ड करते हैं। जिन लड़कियों में बचपन में बेड वेटिंग की हिस्ट्री होती है जो लंबे समय तक चलती है, जैसे यूजुअली ब्लैडर कंट्रोल 5 से 6 साल तक अच्छी तरह से आ जाता है, लेकिन अगर किसी बच्चे में ये 10 साल के बाद की उम्र तक आया है तो इन ऐसी लड़कियों में ब्लैडर के इश्यूज बड़े होके भी आ जाते हैं, यानी कि 20-25 साल पे भी शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीकेज ऑफ यूरिन। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एज रिलेटेड है और जो यंगर पॉपुलेशन है वो इससे बची रहेगी। तो पहली बात तो क्यों होता है यंगर पॉपुलेशंस में? यंगर पॉपुलेशंस में होने के कई कारण हैं। सबसे कॉमन कारण होता है चाइल्ड बर्थ। जैसे कि डॉक्टर अर्चना ने बताया कि जैसे ही लड़की बड़ी होती है तभी से ही हमें ये एक्सरसाइजेज उन्हें शुरू करा देनी चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली, अगर जैसे ही हम एंटीनेटल कोई लड़की प्रेग्नेंट हुई, वो एक एंटीनेटल प्रोग्राम के लिए एनरोल करती है, हॉस्पिटल में जाके अपनी बुकिंग कराती है। आजकल बड़े बड़े अच्छे एंटीनेटल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे काफी सारे दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो पेशेंट्स को एक एक्सरसाइज प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, क्योंकि सिर्फ डिलीवरी से प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं कि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी तो ही आपको ये दिक्कत आएगी। जो चेंज है वो प्रेगनेंसी में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब औरत का वजन बढ़ता है, जब यूट्रस का साइज बढ़ता है, बच्चा अंदर होता है, तो अराउंड 7 से 11 किलो वजन औरत का बढ़ता है। ये सारा का सारा वजन आपकी पेल्विस झेलती है।
यानी कि एक औरत की पेल्विक, जो ये पेल्विक फ्लोर है, इस पे वजन पड़ता है। जब पेल्विक पे वजन पड़ता है तो प्रेगनेंसी में ही पेल्विक फ्लोर वीक होने लगता है। उसके बाद चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, मोड ऑफ डिलीवरी से फर्क काफी कम पड़ता है। इसीलिए कोई अगर ये माइंडसेट से जाए कि मुझे सिर्फ सिजेरियन कराना है, नहीं तो मुझे बाद में इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा या मुझे बाद में कोई और दिक्कत आ जाएगी, तो ये एक गलत अप्रोच है, क्योंकि जो चेंज है वो प्रेगनेंसी में आ जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप प्रेग्नेंट तभी आप ये एक्सरसाइज शुरू करें। तो लड़कियां जिमिंग करती हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती हैं, वेट लिफ्टिंग करती हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट है या नहीं, वो जोर उनके पेल्विस पे आ रहा है। अगर कोई लड़की ओवरवेट है, ओबीस है, आजकल ओबेसिटी का बहुत ज्यादा प्रेवलेंस बढ़ गया है हमारी में, बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स एंड मेनी अदर थिंग्स। आजकल लॉकडाउन में ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है क्योंकि लोग अपने यूजुअल एक्सरसाइज रिजीम्स नहीं फॉलो कर पा रहे। तो जब आपका वेट ज्यादा होता है तो भी आपका वेट जो होता है वो आपकी पेल्विस पे पड़ता है, उसका भार आपकी पेल्विस पे पड़ता है। तो इसलिए ये एक्सरसाइजेस सिर्फ इनकॉन्टिनेंस होने के बाद जरूरी नहीं है, हमें अब देखना है उनके प्रिवेंशन की तरफ। इसलिए ये जो एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं ये शुरू से ही स्टार्ट कर देने चाहिए औरतों को। अब सबने कहा, डॉक्टर अर्चना ने कहा, डॉक्टर गीता ने कहा कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। मैम ने बोला कि 100 में से अगर आप पूछेंगे तो 30 से 40% औरतें बोलेंगी कि उन्हें प्रॉब्लम है। मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट 60 से 70 को अगर ज्यादा प्रोब किया जाएगा तो 60 से 70 में प्रॉब्लम निकल आएगी किसी ना किसी तरह की। किसी का यूरिन लीक होता होगा, किसी को यूरिन करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बर्निंग होती होगी यूरिन करते समय। तो अगर इतनी प्रॉब्लम है तो फिर लोग डॉक्टरों के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि पहली बात तो ये प्रॉब्लम लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है ना। हमें सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? जो हमें या तो दर्द कराए, या हमें लगे कि ये कैंसर में बदल जाएगी, या इससे कोई जान को खतरा होगा। तो ये प्रॉब्लम्स कभी भी जानलेवा नहीं बनती। इसलिए एक तो ये कारण है कि औरतें नहीं बताती। दूसरा, हमें शर्म आती है। अगर हमें हेडेक है तो हम सबको बता देंगे कि मुझे सर में दर्द है, मैं नहीं जा सकती। लेकिन अगर इनकॉन्टिनेंस है तो हमें बताने में शर्म आती है, क्योंकि औरतों को लगता है कि यूरिन या स्टूल की बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। कुछ औरतों को लगता है कि ये नॉर्मल है, बच्चा होने के बाद थोड़ा बहुत यूरिन लीक करता है, सबका करता है। वो अपनी फ्रेंड से बात करती हैं, वो अपनी मम्मी या किसी घर के बड़े इंसान से बात करती हैं जो कहती है कि हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, कोई बात नहीं, सबको होता है, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई ना इसलिए तुम्हें ऐसा हुआ। तो उनको लगता है कि नॉर्मल है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो मुझे लगता है वो कुछ एक्सटेंड तक ये भी है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें दिखाना किसने। जी, क्योंकि जब वो डिलीवरी के बाद अपनी, जिसने डिलीवरी कराई है, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाती हैं तो उनका ऑब्स्टेट्रिशियन कहता है कि ऐसा हो जाता है, ठीक हो जाएगा। तो जब डॉक्टर ने कह दिया ठीक हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो ऐसे में उनको ये पता होना चाहिए कि देयर इज समबडी कॉल्ड अ यूरोगाइनोकोलॉजिस्ट जो इन प्रॉब्लम्स को डेडिकेटेडली देखते हैं। और इसमें सब तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और ब्लैडर इश्यूज, मोशन रिलेटेड इश्यूज, ये भी आ जाता है इसी में। जो डॉक्टर अर्चना ने समझाया कि यूरिन कैसे आता है, ये सब चीजें तो कवर हो ही चुकी हैं, इन पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगी। बाकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस, जैसे डॉक्टर गीता ने और डॉक्टर अर्चना ने बताए, और मैंने आपको री एम्फसाइज किया कि ये हर एज ग्रुप में हो सकते हैं। तो इनके लिए करना क्या है? सबसे पहली बात ये समझनी है कि किसी भी औरत को बचपन के बाद कभी यूरिन लीक नहीं होना चाहिए। आपकी मर्जी के बिना आपका यूरिन बाहर नहीं आना चाहिए। वो तभी बाहर आना चाहिए जब आप एक सेफ एनवायरनमेंट में हैं, आप चाहती हैं कि यूरिन आप पास करें। दूसरा, यूरिन पास करने में किसी तरह का एफर्ट नहीं लगना चाहिए। यानी अगर मैं एक बहुत ही खराब एग्जांपल दूं तो अगर मैं अपना फोन लेके भी बाथरूम में बैठी हूँ और मेरा ध्यान मेरे फोन पे है, तो भी बिना सोचे समझे यूरिन निकल जाना चाहिए। किसी भी चीज में उसमें दर्द या एफर्ट नहीं लगना चाहिए। अगर इसमें और करने के बाद एक फीलिंग ऑफ रिलीफ आनी चाहिए कि ये हो गया। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके साथ नहीं हो रही है या इससे अलग हो रही है तो ये अब नॉर्मल है और आपको इलाज की जरूरत है ना। अब दूसरा कि इलाज क्या है? हमेशा इलाज का मतलब ये नहीं होता कि दवाइयों की जरूरत पड़ेगी या सर्जरी की जरूरत पड़ेगी।
कई लोगों को इस बात का भी डर लगता है कि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी डॉक्टर के पास चले गए, वो ऑपरेशन बता देंगे तो कराना पड़ता है। जी, ये तो है। सबसे बड़ा डर यही होता है। जी, या ओल्डर विमेन होती हैं थोड़ा, तो उनको लगता है कि अभी घर को देखने के लिए कोई नहीं है, बच्चे बाहर हैं, लॉकडाउन है, कोई आ नहीं सकता, तो हमारी देखभाल कौन करेगा, इसलिए अभी खाते हैं क्योंकि डॉक्टर तो सर्जरी बता देंगे। तो ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर गीता ने इतनी डिटेल में बताया कि चाहे आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो, चाहे आपको अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो, चाहे मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस हो या ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो, इन सब के लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि जिसमें हम कोई दवाई नहीं देते, कोई सर्जरी नहीं करते, सिर्फ आपको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोल देते हैं या एक्सरसाइजेस समझाते हैं या ब्लैडर ट्रेनिंग, जैसे डॉक्टर गीता ने बताया, ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। और अर्ज इनकॉन्टिनेंस और मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस के लिए और कुछ एक्सटेंट तक ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इनफैक्ट सर्जरी सिर्फ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए करी जाती है, यानी कि जैसे कि आपको डॉक्टर अचला और डॉक्टर गीता ने समझाया कि अगर जो दरवाजे का सपोर्ट है वो ही अगर कमजोर हो जाए तो दरवाजा बंद ही नहीं होगा, सिर्फ इस इनकॉन्टिनेंस के लिए सर्जरी होती है। तो ये कॉन्जर्वेटिव मेजर्स क्या हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, डॉक्टर गीता बता चुकी हैं, मैं सिर्फ थोड़ा सा री एम्फसाइज करूंगी। कॉन्जर्वेटिव ट्रीटमेंट्स है, सबसे पहले तो जो आपका लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, अपना वजन कंट्रोल में रखना, पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, वो आपको डॉक्टर गीता ने बताया कुछ एक्सटेंट तक, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज है अपने वजन को कंट्रोल में रखना। जैसे मैंने आपको बताया, ओबेसिटी इतनी बढ़ रही है, हम इतना जंक फूड खाते हैं आजकल, इन सब चीजों से हमारे वजन पे इफेक्ट आता है। अगर आपका वजन कंट्रोल में नहीं है तो आप कितनी कीगल एक्सरसाइज कर लो, आपके पेल्विस पे प्रेशर बनता रहेगा और एक्सरसाइजेस कभी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी जितनी होनी चाहिए। इनफैक्ट आप सर्जरी करा लीजिए, सर्जरी भी कुछ समय के बाद गिव अप कर जाएगी। तो वजन कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी। काफी लोगों को बिकॉज ऑफ रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स या एज या और कई फैक्टर्स की वजह से कब्जी भी होती है। तो जिसको कब्ज रहेगा, अगर वो कब्ज का इलाज नहीं करेगा तो इनकॉन्टिनेंस वर्सन होगा, यानी यूरिन का लीकेज और बढ़ेगा। इसलिए जब हम इनकॉन्टिनेंस ट्रीट करते हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन के लिए भी दवाई देते हैं और पूछते हैं कि अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। तीसरी चीज, जैसे कि डॉक्टर गीता ने बताया कि खाने पीने का परहेज। अब पीने का परहेज तो समझ आता है क्योंकि हम यूरिन की बात कर रहे हैं, है ना, तो चाय कम कर दीजिए, कॉफी बंद कर दीजिए, पानी लिमिट में पीजिए, बट क्या खाने का रोल होता है? काफी लोगों को लगेगा खाने का रोल क्यों है, हम तो यूरिन की बात कर रहे हैं, बट यूरिन में वो सब चीजें आती हैं जो हम खाते हैं, उसी का जो वेस्ट होता है वो आता है। खाने में ऐसी कई चीजें होती हैं जो ब्लैडर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, जो अर्जेंसी कॉज करती हैं, और जिन महिलाओं में अर्जेंसी कम है, जैसे बहुत सिवियर नहीं हुई, उनमें सिर्फ खाने पीने का परहेज करके ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी खाने की चीजें क्या है, वैसे तो एक पूरा प्रॉपर हम डाइट चार्ट देते हैं अपने पेशेंट्स को, बट अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, तेज मिर्ची वाली चीज, टमाटर, टोमेटो केचप, तेज एकदम क्या कहते हैं उसको, कड़क अदरक वाली चाय, या स्ट्रॉन्ग डार्क कॉफी, या कच्चे प्याज, हमें कितना पसंद है दिल्ली में इस तरह का खाना खाना, तेज गरम मसाला डला हुआ खाना, है ना, जो बहुत चटपटा होता है, एकदम मसाले वाला। तो तेज मसाले ब्लैडर में ही आते हैं वेस्ट की तरह, और जब ये ब्लैडर में होते हैं तो ये अर्जेंसी को बढ़ा देते हैं। तो जिन औरतों को मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है या अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, उनको खाने पीने के परहेज से बहुत फायदा होता है। तीसरी चीज जिसपे मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करूंगी वो है एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस डॉक्टर गीता ने कहा कि आप, जैसे डॉक्टर अचला ने भी कहा और गीता मैम ने भी कहा कि इनको सीखना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, एक तो 50% लेडीज गलत करती हैं, जैसे मैम ने बोला कि जब वो अपनी फिंगर डाल के पेशेंट को सिखाती हैं तो आधे पेशेंट्स उसको फिंगर को ऊपर खींचने की जगह बाहर की तरफ पुश करते हैं, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्शन और पुशिंग का डिफरेंस नहीं पता होता। अगर आप मानिए आप YouTube में वीडियो देखती हैं और घर में वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करती हैं कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैंने अपने वेट लॉस की एक्सरसाइज YouTube पे देख के करी, अपना ये भी कर लूंगी,
और आप उसको उल्टा करती हैं, तो 2 या 3 महीने बाद अगर आपने अच्छे से एक्सरसाइज करी तो आपका इनकॉन्टिनेंस वर्स हो जाएगा, क्योंकि आपने मसल्स को पुश किया। तो जो मसल ऑलरेडी परेशान थी, ऑलरेडी वीक थी, आपने उसको और वीक बना दिया। ठीक है। अब 2 एज ग्रुप्स की बात मैंने करी, एक यंगर एज ग्रुप और एक थोड़ा सा ओल्डर एज ग्रुप। अब ओल्डर एज ग्रुप में मसल्स वैसे ही एज के कारण वीक हो जाती है। इन पेशेंट्स को ज्यादा जरूरत होती है डॉक्टर के पास आके एक्सरसाइज सीखने की और बायो फीडबैक की। बायो फीडबैक में क्या होता है, ये एक प्रोब होता है जिसको हम आपके एनल कनाल यानी कि जहाँ से मोशन आता है उस जगह पे डाल देते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये प्रोब एक बलून की तरह है। तो जब आप अपनी मसल्स को टाइट करते हैं तो इस बलून में जो प्रेशर बढ़ता है वो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है इस तरह से, और जब आप ढीला छोड़ते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो उससे आपको भी समझ आता है जब आप एक्सरसाइज में मसल को ठीक से कर रहे हैं। अगर आप सही मसल को पुल करेंगे, डॉक्टर गीता ने 3-4 बार कहा आइडेंटिफाई द मसल, आइडेंटिफाई द मसल। तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई द मसल। आप डॉक्टर के पास आके हफ्ते में 1 दिन आते हैं, आप बायो फीडबैक से आप एक्सरसाइज करते हैं। घर पे बाकी 6 दिन के लिए हम आपको होमवर्क देते हैं बेस्ड ऑन आपका परफॉर्मेंस इन द क्लिनिक। जैसे आप मानिए मेरे सामने आप 5 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कर पाई, 5 सेकंड आप उसको खींच के रख पाई और मुझे 5 सेकंड का ग्राफ ऊपर दिखा जाते हुए, फिर वो नीचे आता है। तो घर पे जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो है कि आप 6 से 7 सेकंड खींच के रखिए दिन में 3 बार। ठीक है। तो ऐसा कर करके जब आप अगले हफ्ते आएंगी तो आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। जी, जब बेटर हो जाएगा तो मैं आपके होमवर्क को बढ़ा के 7 से 8 सेकंड कर दूंगी, जब तक कि आप 15 से 20 सेकंड उसे होल्ड कर पाती हैं। तो यूजुअली जब हम इस तरह से करते हैं तो एक्सरसाइजेस ज्यादा फ्रूटफुल होती हैं, उनसे नुकसान नहीं होता और आपको बेनिफिट जल्दी आता है। ये जो प्रोब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का प्रोब है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की जरूरत उन लेडीज में पड़ती है जिनकी मसल पावर बहुत वीक है। तो जब हम आपको एग्जामिन करते हैं तो हम आपकी मसल पावर भी कैलकुलेट करते हैं। यूजुअली ओल्डर विमेन, कई बार यंगर लड़कियों में जिनका बहुत डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ हुआ है, वैक्यूम लगा या फोर्सेप्स डिलीवरी हुई यानी औजार यूज हुए डिलीवरी में, या बहुत ही बड़ा बच्चा 4 किलो का बच्चे का डिलीवरी हुआ, उन औरतों में मसल डैमेज इतना हो चुका होता है कि सिर्फ एक्सरसाइजेस से भी काम नहीं चलता। तो उसमें ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है जो मसल के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी मसल जल्दी हील करती हैं और एक्सरसाइजेस को बेटर रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है। तो ये हो गया बायो फीडबैक विद इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जो कि हेल्प करता है इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है आपके स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में। लेकिन अर्ज इनकॉन्टिनेंस में, जैसे कि आपको डॉक्टर अचला, डॉक्टर गीता ने बताया कि आपको इनकॉन्टिनेंस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सपोर्ट वीक है ना, कि मसल वीक है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो ब्लैडर की मसल है कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और जो दरवाजा है उसको धक्का दे देती है, यानी सपोर्ट को गिव अवे कर देती है। तो इन पेशेंट्स में भी बायो फीडबैक का रोल होता है, क्योंकि जब आप अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स को बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपकी ब्लैडर की मसल को रिलैक्स कर देती है, क्योंकि ब्रेन में एट अ टाइम एक ही मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जा सकता है, क्योंकि इनके कॉमन पाथवेज होते हैं ब्रेन के लिए। तो अगर आप मसल अपनी पेल्विक फ्लोर की मसल को तेज से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्रेन जो ब्लैडर की मसल के कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल है उसको नहीं भेजेगा। ओके, दिस इज द वे इन, जिससे कि अर्जेंसी के पेशेंट्स को भी एक्सरसाइजेस से बेनिफिट होता है। जिन पेशेंट्स को सिवियर अर्जेंसी होती है या सिवियर मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस होता है, हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि उनमें ये सारे ट्रीटमेंट्स एक साथ शुरू करने से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है। यानी खाने पीने का परहेज, अगर वेट ज्यादा है तो वेट लॉस के तरीके यूज करना, एक्सरसाइजेस और ब्लैडर ट्रेनिंग, यानी इन सब चीजों को साथ में करके जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम होता है। तो सर्जरी या दवाइयां शुरू करने की जरूरत कम पड़ती है। अगर दवाइयां शुरू करें तो धीरे-धीरे आप उनको पेपर ऑफ कर सकते हो, क्योंकि आपके पास प्लान बी है। पहले आपको एक्सरसाइज नहीं आती थी तो दवाई शुरू करी गई, उतने बीच में आपने एक्सरसाइज सीखी, अब 2-3 महीने में आपकी मसल स्ट्रांग हो गई है तो डॉक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलती है दवाइयों को कम कर देने की।
नहीं तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्रॉनिक होती हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी तो ये एज के साथ बढ़ जाएंगी। दवाइयां इन्हें कंट्रोल कर सकती हैं, इन्हें ठीक नहीं कर सकती। तो इसीलिए जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उनका बहुत रोल होता है। उसके बाद डॉक्टर अचला और डॉक्टर गीता दोनों ने ही आपको यूटीआई के बारे में बताया। अब यूटीआई भी एक ऐसी चीज है जो ओल्डर एज ग्रुप्स में भी बहुत कॉमन होता है, यानी मेनोपॉज के आसपास या मेनोपॉज के बाद, और साथ ही यंगर एज ग्रुप यानी कि जो लड़कियां रिसेंटली सेक्सुअली एक्टिव हुई हैं या जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, उनमें भी बहुत कॉमन होता है। और कई बार हमारा एटीट्यूड क्या होता है यूटीआई की तरफ कि आज मुझे थोड़ी सी यूरिन में बर्निंग हुई, थोड़ी हो रही है सुबह से, तो मैंने आज पानी ज्यादा पी लिया क्योंकि कल शायद मैंने पानी कम पिया हो, तो आज मैंने 3-4 लीटर पानी पी लिया, उससे मेरी बर्निंग शाम तक थोड़ी ठीक हो गई, तो मैं भूल गई कि मुझे बर्निंग थी, अनटिल अनलेस जब तक वो इतनी ज्यादा नहीं हुई कि वो पानी पीने से ठीक नहीं हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है कि कभी भी पानी कम ज्यादा पीने से यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी दिन यूरिन थोड़ा ज्यादा डीप येलो आए, किसी दिन लाइट आए, लेकिन सिर्फ पानी कम ज्यादा पीने से यूरिन में दर्द या बर्निंग नहीं होता। डॉक्टर करिश्मा, कैन आई इंटरप्ट फॉर अ मिनट? जी जी मैम प्लीज। हाँ, ऐसा है कि कई बार व्हेन वी टेक लॉट ऑफ स्पाइसेस, यस मैम, तब भी यूरिन का वो बर्निंग सेंसेशन आता है। मैम वो भी इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग एज के साथ या किसी और प्रॉब्लम के साथ डेफिशिएंट हो गई है, क्योंकि नॉर्मल ब्लैडर को, ब्लैडर के अंदर एक कवच, एक वाटर प्रूफिंग की लेयर होती है, जिसकी वजह से यूरिन कभी भी ब्लैडर की नसों के साथ यानी ब्लैडर की नर्व सप्लाई के साथ कांटेक्ट में नहीं आता। इसलिए जब मेरा ब्लैडर बहुत फुल भी होता है, जैसे मैं सुबह से पेशेंट देख रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला बाथरूम जाने का, या अगर आप सुबह से ऑपरेट कर रही हैं और आप बाथरूम नहीं जा पाई, तो भी आपको पेन नहीं होता, आपको एक प्रेशर फील होता है, क्योंकि यूरिन कभी भी डायरेक्टली ब्लैडर की नर्व्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आता। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कई बार बहुत स्पाइसी फूड खाने से यूरिन में बर्निंग होती है। यूजुअली दिस फीचर इज सीन इन वुमेन हु हैव स्लाइटली हाइपरसेंसिटिव ब्लैडर्स। ये भी एक नॉर्मल पिक्चर नहीं है। नॉर्मल औरतों में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने देखा है ना कि लोग राजस्थान जाते हैं, फिर इतना 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 तीखा खाना खाते हैं और इतना एंजॉय करके खाते हैं, उनको बर्निंग नहीं होती क्योंकि ब्लैडर इंटैक्ट होते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करते रहेंगे और वो इतना ही तीखा और स्पाइसी खाना खाते रहेंगे, तो शायद ब्लैडर की वो लेयर डेफिशिएंट हो जाएगी। या जिन औरतों को रिपीटेड यूटीआई की हिस्ट्री होती है, उनके ब्लैडर हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो यूरिन में बर्निंग होना, चाहे खाना खाने की वजह से हो, पानी कम पीने की वजह से हो, वो कभी भी नॉर्मल नहीं है। इट वारंट्स इन्वेस्टिगेशन। मैक्सिमम क्या होगा, यूरिन रूटीन की रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, बट एटलीस्ट आपने उसको टेस्ट कराया, तो यूटीआई अनमिस नहीं गया। क्योंकि अगर एक यूटीआई मिस हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लैडर को बहुत डैमेज होता है, जो हमें उस समय नहीं रियलाइज होता। हमें उस कई सालों के बाद पता चलता है, जो एक अब नए नए तरह की ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, जिनको लोग पहले क्रॉनिक यूटीआई, क्रॉनिक सिस्टाइटिस करके डिसमिस कर देते थे। अब हमारे पास उन कंडीशंस के नाम है, उनके लिए डायग्नोसिस है। तो इसीलिए द मैसेज दैट आई वांट टू गिव हियर इज, एनी टाइम you have any symptoms, any discomfort, any straining, anything which is unusual while passing urine, just give it a thought and report it to a doctor. So this is the message that I wanted to give here. जैसे कि मैंने कहा कि क्या नहीं करना चाहिए जब सिम्टम्स हो, इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने केमिस्ट के पास जाके दवाई नहीं लेनी चाहिए। हमारी दिल्ली में एटलीस्ट 50% केमिस्ट डॉक्टर्स ही हैं। आप उनको बताते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, वो आपको अच्छे से एक दवाई का 3-4 दवाइयां पकड़ा देते हैं कि आप ये ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे, और आप ठीक हो भी जाते हैं कई बार। जी, तो आपको लगता है क्यों जाना है इसके पास, तो मेरे पापा भी जाते थे तो मैं भी यहीं जा रही हूँ, केमिस्ट्री दवाई दे देता है। तो ये नहीं करना है। आपको हमेशा अपने आप को टेस्ट कराना है। अगर आपको लगता है ये बार बार हो रहा है और आपकी जनरल गायनेक आपकी नहीं हेल्प कर पा रही, तो आप न्यूरो गायनेकोलॉजिस्ट को आके मिल सकते हैं। आजकल वैसे भी सुपर स्पेशलाइजेशन का टाइम है, हर चीज की स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो अगर कोई प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो एक स्पेशलिस्ट से मिल लेने में कोई हार्म नहीं होता। और जब भी आप एंटीबायोटिक खाते हैं
उसके 2 हफ्ते बाद एक रिपीट टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, देखने के लिए कि इन्फेक्शन पूरी तरह से चला गया है या नहीं। जी, I think that will be all. Thank you. And if anybody has any problems, we'll take the questions. Yes, We have ma'am. heard very good talks today by Dr. Geeta and Dr. Karishma and Dr. Achla, of course, gave a very good introduction. But you see, there is a problem which people will ask now. क्योंकि हो क्या रहा है कि आप कह रहे हैं पानी कम पीजिए, अब यदि आप देखें कि लोग कहते हैं पानी खूब पीजिए, मैम मैं बताती हूँ. there is a question, how do you balance? I'll tell you, ma'am. हाँ. That is where the role of bladder diary comes. मैं आपको अभी मैं अपने क्लिनिक पे बैठी हूँ, मैं आपको इस समय कम से कम 2 या 3 तरह की ब्लैडर डायरी दिखा सकती हूँ या एग्जांपल्स बता सकती हूँ. अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक गायनैक आई जो कि पटना में रेजिडेंसी कर रही हैं. ठीक है. उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको उसके हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और जब भी बाथरूम अगर होल्ड करती है तो वो लीक हो जाता है. मैंने उस लड़की की ब्लैडर डायरी देखी, वो कोई जैसे डॉक्टर अचला ने कहा कोई डिटॉक्स, उसकी शादी होने वाली है तभी वो आई एक्चुअली कि लीक नहीं होना चाहिए, तो वो कोई डिटॉक्स रेजीम पे है. वो दिन में 6 लीटर फ्लूइड लेती है जिसमें से 4 लीटर पानी होता है, 1 लीटर घी का जूस होता है. तो कितना लेना चाहिए? एग्जैक्टली. आपका फ्लूइड इनटेक जो होता है वो आपकी एज, आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी, आपके बॉडी वेट या आपके BMI पे डिपेंड करता है. तो अगर एक सेडेंटरी लेडी है हु इज 50 इयर्स ओल्ड, जो घर पे रहती हैं, उनके पास हेल्प है आजकल जैसे कई लोगों के पास होती है, उनका बेसिक काम है अपना योगा करना, अपनी एक्सरसाइज करना, अपने मेड्स को सुपरवाइज करना, उनके लिए दिन में 1.5 to 2 लीटर्स ऑफ फ्लूइड काफी है. यही मेरे पास एक 25 ईयर ओल्ड लड़की आती है जिसका वेट इज अराउंड 50 kgs. वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती है जिम में रोज, यानी कि 1.5 घंटा वो वेट लिफ्टिंग करती है और एरोबिक्स करती है और बहुत कुछ और भी करती है. समझ गए. उसको मैं 1.5 to 2 लीटर्स नहीं बोल सकती. हाँ, उसको ज्यादा लेना. एग्जैक्टली. तो अगर आप एक रफ स्टेटस मांगे तो आपका जो यूरिन है वो 1.5 to 2 लीटर्स के बीच में आना चाहिए और यूरिन का कलर व्हाइट पानी जैसा नहीं होना चाहिए. यूरिन का कलर स्ट्रॉ कलर होना चाहिए, लाइट गोल्डन. That is a way of knowing कि आपने ठीक फ्लूइड पिया है. The idea is not to give you plenty of fluids. The idea is to give you adequate amount of fluid, not less, not more. अगर बहुत कम पिएंगी तो डिहाइड्रेट हो जाएंगी, UTI हो जाएगा, फिर हम ये कॉन्वर्सेशन दोबारा करेंगे. No, one thing is, old age में क्या हो रहा है कि I have seen, 2 घंटे आप सो जाओ, उसके बाद फिर जरूर जाना पड़ता है, उसके बाद फिर 2 घंटे सो जाते फिर आता है. उसके बाद रीजन बता कि लीकेज है, बट यू हैव टू गो टू द बाथरूम. उसके भी 2 रीजन है मैम. एक तो 55 इयर्स के बाद हमारी जो किडनी है वो ज्यादा यूरिन रात को बनाती है. ज्यादा से मतलब है कि ऑलमोस्ट इक्वल यूरिन दिन में और रात को बनता है. 55 से पहले ऐसा नहीं होता. 55 से पहले मेजर यूरिन प्रोडक्शन डे टाइम पे होता है. सेकंड चीज जो होती है ओल्डर एज ग्रुप में क्या होती है कि हमारी जो पैर की वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो वीक हो जाती है. तो आपने देखा होगा कि 55-60 इयर्स में अगर आप थोड़ा भी काम कर लेते हैं तो पैरों में हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है. सिग्निफिकेंट नहीं होती बट स्वेलिंग आ जाती है. इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जो सॉरी मैं भूल गई पहले. इसको हम ब्लैडर ब्रेक कहते हैं. यानी कि जब आप दोपहर को खाना खा के 1 से 1.5 घंटा आराम करती हैं, जैसे नॉर्मली हम करते हैं, अगर हम करते होते हैं, उस समय आप अपने पैरों के नीचे एक तकिया रख लीजिए. पैरों को एलिवेट कर दीजिए, यानी कि अगर सर के नीचे एक तकिया है तो पैर के नीचे 2 तकिए. क्या होगा कि जो फ्लूइड आपके पैरों में या पेरिफ्रीज में कलेक्टेड है वो आपकी किडनीज की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा. तो वो यूरिन प्रोडक्शन आपका 4 या 5 बजे शाम को खत्म हो जाएगा. तो ये रात को नहीं बनेगा. ये नॉक्ट्यूरिया प्रिवेंट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि यंगर पेशेंट्स में इतना फर्क नहीं पड़ता है, इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर दिस टेक्निक रियली हेल्प्स. एंड इन डायबिटिक इट इज सो. डायबिटिक्स में तो मैम और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं. डायबिटीज ब्लैडर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है. वो तो आप कुछ भी करो. तो डायबिटीज प्रिवेंशन, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंशन, वेट लॉस, ये बहुत जरूरी है. मतलब हम ये ना करके सिर्फ दवाइयां देते रहे उसका भी कोई फायदा नहीं होगा.
एक और चीज क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि नॉर्मल इंसान कितनी बार दिन में यूरिन पास करता है, कि किसको हम लगे कि भाई ठीक है हमारा जो फ्लूइड इनटेक है वो ऑप्टिमम है, हम इतनी बार यूरिन जा रहे हैं या इतनी देर में यूरिन जा रहे हैं। अगर आप मुझसे किताब की डेफिनेशन पूछेंगी तो हम इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन तब कहते हैं जब कोई लेडी दिन में 24 घंटे में 8 बार से ज्यादा बाथरूम जाती है। ओके। और नॉक्ट्यूरिया यानी रात को उठने की डेफिनेशन होती है अगर एक बार से ज्यादा आपको उठना पड़ रहा है। अप टिल 1 टाइम इज नॉर्मल। If it is more than that, then it is abnormal. In the daytime, that is in roughly in the 24 hours, if you're going more than 8 times, then that is abnormal. ओके, तो यानी कि हम अपना पानी उस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपना यूरिन नहीं भी मेजर कर सकते तो कितनी बार हम यूरिन जा रहे हैं उसके हिसाब से। और कई बार ऐसे भी होता है कि सीजन जैसे सर्दियां आती हैं तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है या गर्मी में कम हो जाता है ना पानी का। और जब आपको ठंड लगती है तो आपकी बॉडी मेटाबॉलिक रेट बढ़ा के आपको गर्मी देती है। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर है आपके यूरिन का कलर। यूरिन के कलर को पानी के जैसा नहीं होना है, उसको वैसा मत बनाने की कोशिश करो। यूरिन शुड बी वेरी पेल येलो इन कलर, अगर उतना है तो वो काफी है। जी, और कोई क्वेश्चंस हमारे ऑडियंस की तरफ से? एक क्वेश्चन मेरे फोन पे आया कि वन लेडी सेइंग कि वो यूरिन करके जब उठती है उसके बाद कुछ ड्रॉप यूरिन के गिरते हैं, तो उससे वो परेशान है, तो उसके लिए वो पूछना चाहती है कि क्या कर सकते हैं उसके लिए। यूरिन कर लेती है, खड़ी होती है, फिर कुछ ड्रॉप निकलते हैं। इसके मैम 2-3 रीजन होते हैं। कुछ तो बहुत बेसिक रीजन होते हैं। क्या होता है कि यूरेथ्रा के जस्ट नीचे वजाइना होती है, मतलब फॉर द ले पीपल, नॉट आपके लिए नहीं बता रही। तो जब हम यूरिन पास करते हैं तो जैसे कई बार क्या होता है कि यूरिन की स्ट्रीम ऐसे ना जाके प्रेशर के ऊपर बेस्ड ऐसे भी जाती है, तो कई बार थोड़ा सा यूरिन वजाइना के अंदर कलेक्ट हो जाता है। और ये बहुत कॉमन होता है उन लेडीज में जिनका वेट ज्यादा हो, जो कि थोड़ी ओबीस साइड पे हैं। और हमारी कंट्री में ज्यादा ट्रेंड नहीं है कि हम यूरिन करने के बाद टिश्यू पेपर से अपने आप को पोंछे। आमतौर से लेडीज ऐसा नहीं करती। करना चाहिए, या कोई आप एक नॉर्मल मस्लिन क्लॉथ रखिए अपने बाथरूम में अपने पर्सनल यूज के लिए। तो यूरिन पास करने के बाद थोड़े से लिप्स को सेपरेट करके अच्छे से उस एरिया को ड्राई कर देना चाहिए, ताकि अगर कुछ यूरिन वहां कलेक्टेड है तो वो निकल आए। दूसरा, एक और रीजन में ऐसा होता है कि अगर ब्लैडर पूरी तरह से खाली ना हो, तो जैसे ही वो पोजीशन, या जिनको थोड़ी सी सिस्टोसील हो, तो जैसे वो खड़ी होती हैं तो वो एंगल चेंज होता है, थोड़ा और यूरिन निकल आता है। एक थोड़ा रेयर कारण होता है डायवर्टिकुलम जिसे हम कहते हैं, जो कि काफी रेयर होता है, मतलब होने को हो भी सकता है, जिसमें यूरेथ्रा में ही एक आउट पाउचिंग बनी हुई है, तो यूरिन उसमें इकट्ठा हो गया, फिर जब आप खड़े हुए तो वो एंगल चेंज हुआ और वो यूरिन निकल आया। और मैं एक रीजन बताऊं करिश्मा? हाँ बताओ। आजकल जो हैंड शावर यूज करते हैं और उसके बाद ड्राई नहीं करो तो वो पानी भी वजाइना में चले जाता है और वो ही निकलता है जिसको वो सोचती है कि वो यूरिन है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यूरिन करके आप ड्राई करो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट वजाइनल इन्फेक्शंस, क्योंकि क्या होता है कि यूरिन करने के बाद हम कपड़े पहन लेते हैं, जल्दी में होते हैं, तो अंडरवेयर हल्की सी गीली हो जाती है। वो उतनी ही गीली होती है कि हमें अनकंफर्टेबल ना बनाए, हमें पता नहीं चलता और हमें आदत हो जाती है। लेकिन वो जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, उस मॉइस्ट एनवायरनमेंट में कई बार इन्फेक्शंस बहुत हो जाते हैं। तो हम सोचते रहते हैं कि मुझे क्यों हो रहा है, मैं तो इतनी हाइजीन मेंटेन करती हूँ, दिन में 2 बार कपड़े बदलती हूँ, नहाती हूँ, कुछ भी यूज नहीं करती, बट फिर भी हो रहा है। तो उसका ये बहुत कॉमन रीजन है कि हम अपने नीचे के एरिया को ड्राई नहीं रखते। वो मॉइस्ट एनवायरनमेंट और यूरिन इन द अंडरवेयर जो बिल्कुल हल्का होता है ऑल्दो, बट इट इज इनफ टू कॉज। एक क्वेश्चन और हमारे एक दर्शक का है, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आजकल जो बाजार में इतने सारे वी वॉश या डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वेजाइनल वॉश के नाम से, तो क्या हमें वो इस्तेमाल करने चाहिए या फिर जो हम नॉर्मल साबुन यूज करते हैं वो यूज करें? देखिए, मेरे हिसाब से तो किसी भी वजाइनल वॉश का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसको बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं करना चाहिए। काफी लेडीज इसलिए वजाइनल वॉश यूज करती हैं, उनको लगता है नीचे से स्मेल आ रही है। वजाइना इज सपोज्ड टू स्मेल इन अ पर्टिकुलर वे, इट इज नॉट सपोज्ड टू स्मेल गुड, इट हैज अ पर्टिकुलर ओडर टू इट व्हिच इज नेचुरल।
Okay. Like we don't clean the inside of our nose with soap and water. We don't clean the inside of our ear with soap and water. Even the vagina does not need to be cleaned with soap and water. आप as long as आपके जो inner thigh folds हैं, वहां तक आप अपना नॉर्मल जो भी सोप आप यूज करते हैं नहाने के लिए वो आप यूज करके उस एरिया को क्लीन रखें. उसके अंदर कोई भी शैम्पू, कोई भी सोप, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है. बॉडी का अपना क्लेंजिंग मैकेनिज्म होता है. हाँ. फिर इस एरिया की सेल्स शेड होती हैं और वो दोबारा ग्रो करती हैं. तो इसको आपको साफ रखने की जरूरत नहीं है. अगर उसमें से अनयूजुअली बैड ओडर आ रही है तो मतलब आपको इन्फेक्शन है. आपको वजाइनल वी वॉश की जरूरत नहीं है. आपको डॉक्टर की जरूरत है जो उसको डायग्नोज करे और फिर आपको ट्रीट करे. Okay. नहीं, do you think that जैसे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है वैसे ओल्ड पीपल को भी ब्लैडर कंट्रोल का ट्रेनिंग देना चाहिए? बिल्कुल देना. I mean, I understand now today like that. मैम बिल्कुल आपने बहुत ठीक सवाल पूछा और उसका लॉजिक आपको बताऊं क्या है. अर्जेंसी क्या होती है? अर्जेंसी इज अ लर्न बिहेवियर. जैसे ही मुझे यूरिन आता है मुझे डर लगता है कि मैं बाहर हूँ, लीक हो जाएगा. हाँ, हाँ. मैं अपनी अर्जेंसी को ऐसे रिस्पॉन्ड करती हूँ. जैसे ही मेरे ब्रेन ने कहा यूरिन आया मैं भागी. हाँ. नहीं भागूंगी तो मुझे एम्बैरेसमेंट होगी ना, मेरे घर वालों के सामने लीक हो जाएगा. आई एम रिस्पॉन्डिंग टू अर्जेंसी एवरी टाइम. अब मेरे ब्रेन ने सीख लिया है कि जैसे ही अर्जेंसी होगी मैं वैसे ही भागूंगी और ब्लैडर कभी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. अगर मैं इस कमांड को रिस्पॉन्ड ना करूं, मैं अपनी अर्जेंसी को रिस्पॉन्ड ना करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मसल स्ट्रांग है, मुझे एक्सरसाइज करने आती है, इसलिए जैसे ही मुझे अर्जेंसी होती है मैं अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हूँ और मैं अपना ध्यान यूरिन को छोड़ के कहीं और लगा लेती हूँ. उससे क्या होगा कि 10 में से 7 बारी मैं अपने यूरिन को कंट्रोल कर लूंगी. 2 या 3 बार शायद मुझे थोड़ा सा लीक हो जाएगा पहले 1-2. लेकिन अगर मैं उससे डरूंगी नहीं और ऐसा ही करती रहूंगी तो धीरे धीरे मेरे लीक्स कम हो जाएंगे. क्योंकि ये बड़ा है सीन. यदि आप किसी मीटिंग में हो, 4 घंटे बैठे हो, you can sit, but you go to the bathroom more often. क्योंकि आपका ध्यान नहीं है वहां पे, हाँ. क्योंकि ब्रेन की अर्जेंसी को सुन नहीं रहे. That's right. अभी मैं कह रही हूँ इट इज अ लर्न बिहेवियर. Yes, learn. इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो यू हैव टू रीट्रेन योरसेल्फ. जैसे बचपन में हमने सीखा था या हमें सिखाया था. गीता बता रही थी कि डॉक्टर गीता said that. यस मैम, बिल्कुल. और भी दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, जो भी कोई पूछना चाहे, आपने नंबर डाला हुआ है उसमें, तो कोई आपसे पूछ रहा होगा. अदरवाइज मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारा मैसेज ये है एज यूरोगायनेकोलॉजिस्ट कि शर्मिंदा मत हो, घर में मत बैठो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब मत करो, अपनी वैवाहिक जिंदगी को खराब मत करो. ये मत सोचो कि आपकी बीमारी लाइलाज है. इसका इलाज है, इसके लिए डॉक्टर हैं. और सिंपल मेथड से लेके अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि 90% लोगों में नहीं होती, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, डाइट मॉडिफिकेशन से, एक्सरसाइज से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं. और हमारे पास जो मरीज आते हैं दे आर रियली थैंकफुल. पर उसके लिए एक ये है कि आप जब ये इलाज शुरू करें, आपको ये सोचना है कि आपको पेशेंटली इलाज करना है. अगर आप ये सोचो कि आज आपने एक्सरसाइज सीख ली तो कल आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. ये मैसेज जरूर है कि आपको कम से कम 1.5 हफ्ता, 1.5 महीना, 2 महीने लग जाएंगे ठीक होने में. पर जिस चीज से आप पूरी जिंदगी से परेशान हैं, अगर उसको आप अपने 2-3 महीने देंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है. डॉक्टर अचला बत्रा, हम काफी देर बाद जुड़े हैं किसी वजह से, तो हमें नहीं मालूम, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास थे जो हमने अभी लीना को भेजे हैं. तो लीना आप देख लीजिए, अगर वो क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं इसमें तब तो ठीक है, अदरवाइज वो भी हमारे पास कुछ लोगों के आए थे जो हमने लीना. जी, एक तो सर्जरी के बारे में क्वेश्चन है कि क्या सर्जरी के बाद निशान शरीर पर रह जाते हैं, और अगर सर्जरी कराई जाए तो उसमें कितना समय लगता है, और जो कामकाजी लोग हैं क्या उन्हें इसके लिए छुट्टी लेनी पड़ेगी? सर्जरी जो होती है इनकॉन्टिनेंस के लिए, लीना जी ये क्वेश्चन बहुत वेग है, क्योंकि सर्जरी जैसे करिश्मा ने बताया, हम सिर्फ सर्जरी करते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए.
वो भी तब करते हैं जब हमने एक्सरसाइज, लाइफ टाइम मेडिकेशन सब कर लिया, पेशेंट को रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। तो करिश्मा, तुम अब SUI की सर्जरी के बारे में बता, बाकी सबके लिए हम सर्जरी नहीं करते हैं, तो SUI के बारे में तुम बता सकते हो करिश्मा। जो सर्जरी होती है वो डिफरेंट रूट से होती है, ठीक है। तो जो मेन सर्जरीज होती हैं वो वैजिनली हो जाती हैं, यानी नीचे से हो जाती हैं। And most commonly done surgeries in today's date are swing surgeries, जिसमें कि एक नीडल होती है और उसके नीचे एक मेश यानी कि एक कपड़े का टुकड़ा आप लगा लीजिए, अटैच होती है। उस नीडल को हम आपकी वजाइना से डायरेक्ट करके ऊपर पेट से निकाल देते हैं, जिससे कि वो आपके ब्लैडर को सपोर्ट करते हैं ऊपर की तरफ। जैसे मैम ने कहा दरवाजा वीक है, तो वो दरवाजे को ऊपर की तरफ सपोर्ट कर देते हैं। दरवाजे के हिंज को आपने पक्का कर दिया बस। तो ये जो सर्जरी है इसमें कोई स्टिच नहीं आता जो एक्सटर्नल हो। जो स्टिच आते हैं वो वजाइना के अंदर आते हैं, बाहर कोई स्टिच नहीं आता। आपकी जो रिकवरी 24 से 48 घंटे में पूरी हो जाती है। डाल दिया उसपे, उसके बाद हल्का हल्का दर्द होता है जो कि ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई सर्जरी है जो पेट से हो रही है या लैप्रोस्कोपिक रूट से हो रही है, ऐसी भी सर्जिकल ऑप्शंस होती है जिसमें सिंथेटिक मैश यूज नहीं होता। लेकिन जैसे कि कोई बोले कि मुझे कोई फॉरेन बॉडी नहीं चाहिए अपनी, तो हम नेचुरल तरीके से सर्जरी कर सकते हैं। उन सर्जरीज में थोड़ा सा रिकवरी रेट होता है, जैसे कि 24 घंटे में रिकवर ना हो आप 1 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है टोटली अपने काम को। और जो छुट्टी का बात तो अगर आप एक मिनट, डॉक्टर सलोनी सिंगला, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर करिश्मा। तो मैं ये कह रही थी कि अगर छोटी से छोटी बायोप्सी भी कराते हैं तो भी उस दिन थोड़ा दर्द होता है, आपको शाम से हाफ डे लेना पड़ता है, तो ये तो एक मेजर सर्जरी होती है। लेकिन बाकी सर्जरीज के कंपैरिजन में इसमें रिकवरी जल्दी होती है, इन्वेसिव सर्जरीज में आती है ये। बाकी छुट्टी तो लेनी पड़ेगी, ऑफिस से आके सर्जरी करा के ऑफिस तो नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ आपने बहुत अच्छी बात, आप तीनों ही डॉक्टर्स ने ये कही कि सर्जरी लास्ट ऑप्शन है। ज्यादातर केसेस में ये बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमें आज समझ में आई कि 60 से 70% महिलाओं में ये समस्या होती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि पहली बात कि हम इसको इग्नोर ना करें, इसको सहे ना, इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें। ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर स्पेशलिस्ट होने चाहिए। यूरोगायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपकी समस्या को बहुत अच्छे से एग्जामिन करेंगे। अगर टेस्ट जरूरी होंगे तभी वो टेस्ट कराएंगे और उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा। उन्हीं की सलाह से आप एक्सरसाइजेस करिए, ट्रीटमेंट जो भी दवाइयां दी गई हैं वो लीजिए, और जो एक्सरसाइजेस यानी कीगल एक्सरसाइजेस या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं वो अपने आप से, अपने दोस्तों से या इंटरनेट से सीखकर ना करें। अपने यूरोगायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे सीखें और तभी इन एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें। ज्यादातर केसेस में इन्हीं सब चीजों से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जहां सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, तो वो डॉक्टर आपको बता देंगे। और ये एक ऐसी समस्या है जिसमें एल्डरली महिलाएं इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स में पड़ जाती हैं कि मान लीजिए आपको यूरिन जाने की अर्जेंसी है, आप दौड़ते हुए बाथरूम में जा रहे हैं और आपका पैर फिसल गया और आपकी हड्डी टूट गई। तो इसलिए किसी भी वजह से अगर थोड़ा है, ज्यादा है प्रॉब्लम, अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, इलाज संभव है। एक और केमिस्ट मतलब केमिस्ट से जाके डायरेक्ट दवाई मत लीजिए विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। और खासकर आजकल देखा जाता है कि दे डोंट गो टू द डॉक्टर क्योंकि बताना नहीं है, शर्म आ रही है, तो जो जैसे डॉक्टर ने कह दिया ये दवाइयां तो उसमें से जाके ले लिया,
डोंट डू दैट। आप जरूर मुझे डॉक्टर बहुत खुशी हो रही है कि जो हम मैसेज देना चाह रहे थे वो लोगों तक पहुंच गया है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है कि ये मैसेज पहुंच गया है कि आपने घबराना नहीं है और अपना इलाज कराना है, और कैसे कराना है, और अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं करना और अपने आप सेल्फ एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। एक चीज और डॉक्टर लक्ष्मी, चूंकि हम तो अभी आखिर में ही जुड़े हैं, आपको आज की वर्कशॉप से मतलब क्या लगा? आप संतुष्ट हैं? नहीं, थोड़ा सा मैं ये कहूंगी, आज तो वैसे हमारा गुरु पूर्णिमा है, तो आज हमारे सामने 3 गुरु आए हम लोग को ये बताने के लिए कि यदि कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए देखिए गुरु का कितना फायदा है हम लोग को कि हम लोग को जो सिखा रहे हैं उसको सीख के, और जो कोई प्रॉब्लम है हमारे, जैसे उन्होंने बताया इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, तो हमको ये डरिए मत कि सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। बी अफ्रेड, देयर आर मेनी वेज ऑफ ट्रीटिंग इट। और वो जो एक्सरसाइज बता रहे हैं उनसे पूछे बिना नहीं, पूछ के जो वो कर रहे हैं उसको ठीक तरह सीख के करें, गलत तरीके से ना करें कि उसका गलत असर आपके बॉडी में हो। और सेकेंड चीज ये है कि उन्होंने कहा एक वेट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हम लोग को आदत पड़ गई है खूब पानी पीना है, ये एक चीज को हमें देखना है, दैट इज ऑल्सो टू बी कंट्रोल्ड। इट कैन नॉट बी यू गो ऑन ड्रिंकिंग सो मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। ये मेरे को एक बहुत अच्छा लेसन मिला कि इतना पानी पीने की जरूरत नहीं है जितना हर टाइम बताया जाता है, इतना सुबह उठते ही 1 बॉटल पानी पी लीजिए। ऑब्वियसली जब आप पानी और फ्लूइड ज्यादा लेंगे तो आपको ज्यादा बार यूरिन आएगा ही आएगा। तो ये सब हमने आज बहुत अच्छी तरह सीखा, और इसको यदि हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी लाइफ, स्पेशली सारे जो हमारे वाओ इंडिया के मेंबर्स हैं, जो विमेन है, एंड ठीक है जैसे एज वी गो ओल्डर ये मत फील करिए वी कैन बी रीट्रेन्ड। ब्लैडर का उन्होंने बताया वी कैन बी रीट्रेन्ड कि ब्लैडर कंट्रोल को कैसे रखना, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। वो भी लेके देख ले, बट अल्टीमेटली यदि बहुत प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए चिंता मत करिए, वो ट्रेनिंग भी आप जैसे बच्चे को ट्रेनिंग दिया है, तो जब हम ओल्ड हो रहे हैं हम भी बच्चे की तरह हो रहे हैं, तो उनके लिए भी हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और लीना सबसे बड़ा धन्यवाद लीना आपका कि के बाद आपने सारा ये प्रोग्राम संभाल लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर अचला, डॉक्टर गीता, डॉक्टर करिश्मा, आप लोगों का धन्यवाद तो है ही। अगली वर्कशॉप हम सबको बता दें कि 7 जुलाई को, जो कि अगेन सैटरडे है, 7 अगस्त को अगली जो वर्कशॉप है वो हमारी 7 अगस्त को होगी। और उसका जो टॉपिक है वो है वाइट डिस्चार्ज, जो कि लेडीज में डॉक्टर पूर्णिमा लेट मी 7 अगस्त को नहीं हो सकती, हम लोग बिजी हैं। अच्छा, तो फिर बताइए, बाद वाले में रखिए, 7 को हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, संडे 8 को नहीं, वो हफ्ता हम लोग के कुछ एक्टिविटी चल रही है। अच्छा, तो हम उसके नेक्स्ट में ही कर पाएंगे। चलिए, तो उसके नेक्स्ट में बाद वाले में रख ले, 7 के लिए हम फिर कुछ और सोच लेंगे। सॉरी, मैंने ही आपको कहा था नहीं, हम कर लेंगे, पर कोई आप बाद में इन्फॉर्म कर देना। तो 7 के बाद में जो सैटरडे होगा उस दिन हम लोग करेंगे वाइट डिस्चार्ज पर ये हमारी वर्कशॉप होगी, जो लेडीज की बहुत एक कॉमन एक प्रॉब्लम है। तो उसमें आप लोगों की जो भी हमारे सदस्य हैं और जो भी इस प्रोग्राम को बाद में यूट्यूब पर देखेंगे, जो लोग भी हैं, जो भी उनके क्वेरीज हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, शंकाएं हैं, वो हमारे लीना के या किसी के भी नंबर पे आप लोग उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि हम वो प्रश्न यहाँ पर अपने एक्सपर्ट्स के सामने रख सकें। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वर्कशॉप तक के लिए आपसे फिर से भेंट होगी। नमस्कार।